हेलो व्यूअर्स, एक बार फिर आपके सामने में उस्मानी सर लेके आया आपके प्यारा सा चैनल उस्मानी सर, यानी आपका प्यारा सा चैनल उस्मानी सर में आज आपको दिया जाएगा क्लास 12th के लिए बहुत ही बेहतरीन सा टॉपिक है और उस टॉपिक का नाम है ओम्स लॉ, ओम का नियम। बच्चों, ये ओम का नियम आप क्लास 9th 10th स्टैंडर्ड में भी पढ़ चुके हो, तुम्हारे लिए कोई नया चीज नहीं है। बट थोड़ा सा ये जो ओम्स लॉ है थोड़ा सा हम लोग यहाँ विस्तार से समझेंगे, थोड़ा इसको डिटेल करेंगे। वहाँ बहुत हल्के फुल्के में उसका डेफिनेशन वगैरह दिया जाता है और बच्चे उसी तक उसको अपने को लिमिट करते हैं। उसमें एक रेजिस्टेंस की बात आती है, रेजिस्टेंस किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है और क्यों करता है और किस पर नहीं करता है और क्यों नहीं करता है, ये सारी बातें आपको, सारा कॉन्सेप्ट्स आपको इसमें मिलने जा रहा है। ऐसे नहीं कि रेजिस्टेंस इस पर डिपेंड करता है, डायमेंशन पे, लेंथ पे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे, टेम्परेचर पे, क्यों करता है, कारण क्या है, वो कारण के साथ आज हम ये सारे कॉन्सेप्ट्स को डील करेंगे वन बाय वन। ये सारे कारण पर हम लोग विचार भी करेंगे। यूं ही नहीं है कि हमने कह दिया और उस चीज को हम लोग फॉलो कर लिया, ऐसा कुछ नहीं है। इन सारी चीजों कंसेप्चुअली हम लोग देखेंगे। तो आज जो हमारे इस टॉपिक में, इसके साथ जो हम लोग आज सीखने वाले हैं, जानने वाले हैं ओम्स लॉ के साथ, उसमें कुछ बहुत ज्यादा नहीं होगा। इसका जो एक लॉ है, जनरल लॉ, वो हम लोग जानेंगे और थोड़ा सा इसमें इसका जो बेसिक फंडामेंटल यानी डेफिनेशन से, बिल्कुल ओरिजिन से इस लॉ को हम लोग डिफाइन करेंगे, तो कुछ उस पर भी डिस्कस करेंगे और थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। आज कुछ ज़्यादा डिटेल हम लोग नहीं कर पाएंगे, तो लॉ को हम लोग देखते हुए चलेंगे, बस लॉ को समझ लेना है। इस लॉ में ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे ये एम मीटर है जो करंट को मेज़र करता है। यहाँ पे हमारे पास 3 बैटरीज दिया गया है 6-6 वोल्ट का, और इसी तरह से यहाँ पे हमारा एक लाइट नज़र आ रहा है, एक सर्किट कंप्लीट होता है। तो ये सारी चीज़ें हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी से जुड़ा हुआ है। ये सारी चीज़ें जो हम लोग देखने जा रहे हैं वो सब के सब हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट है, करंट इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट है। और उसमें हमारा जो ये ओम्स लॉ है बच्चों, करंट इलेक्ट्रिसिटी का ये ओम्स लॉ जो है, ये पहला लॉ है। दिस इज द फर्स्ट लॉ और बेसिक लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो सबसे पहले हम लोग टाइम गंवाए बिना इस ओम्स लॉ के डेफिनेशन को देखते हैं। तो बच्चों, ओम्स लॉ का जो डेफिनेशन है वो कुछ इस तरह से है। पहले इसके डेफिनेशन को समझने की कोशिश करेंगे हम लोग। फिजिकल कंडीशंस रिमेन्स अनचेंज्ड। फिजिकल कंडीशन को अगर हम चेंज नहीं करें, फिजिकल कंडीशन का मतलब होता है जो हमारा कंडक्टर है उसके शेप एंड साइज में कोई फर्क नहीं पड़ना है, यानी उसके लेंथ में, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को बिल्कुल इसको चेंज नहीं करना है। दूसरा है कि टेम्परेचर का भी इसमें फर्क पड़ता है, टेम्परेचर को भी चेंज नहीं करना है, उसको भी कांस्टेंट रखना है। तो कह रहा है कि ये सारी चीजें फिजिकल कंडीशंस में आता है। अगर हम चेंज नहीं करें तो कह रहा है कि करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर, किसी कंडक्टर से जो करंट फ्लो करता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर। यानी किसी कंडक्टर में करंट अगर फ्लो करता है तो कह रहा है कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इस कंडक्टर के एंड ए और एंड बी, दोनों सिरों के बीच में पोटेंशियल में डिफरेंस कितना है, पोटेंशियल में डिफरेंस कितना है, V1 माइनस V2 कितना है, इसको हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। जितना ज्यादा पोटेंशियल में डिफरेंस होगा करंट उतना ही ज्यादा फ्लो करेगा। यानी दिस वेरी करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ द कंडक्टर, यानी कंडक्टर के दोनों सिरों के बीच में जो पोटेंशियल का डिफरेंस है बच्चों, जितना ज्यादा डिफरेंस रखोगे उतना ज्यादा करंट फ्लो करेगा। तो बच्चों, थोड़ा सा मैं एक चीज और दिमाग में आपको रख दूं कि पोटेंशियल डिफरेंस जब कहते हैं ना, तो हम लोग उसको थोड़ा सा क्लैरिटी के लिए 2 पॉट ले लेते हैं। एक पॉट हमने लिया और इसको साइफन पाइप से एक दूसरे पॉट को हमने कनेक्ट किया, और इसमें मान लो कि हमारा कोई लिक्विड है
और ये लिक्विड इतने लेयर तक भरा हुआ है और इसको हमने एक नोब से इसको हमने बंद रखा स्टॉपर से, और ये हमारा खाली है। अगर हम बोलें कि यहाँ पे इसका पानी का हाइट कितना है, मान लो h है, और यहाँ पे बोलेंगे यहाँ पानी है ही नहीं, हाइट यहाँ 0 है, तो अब यहाँ अगर हम बोलें या थोड़ा सा बहुत पानी भी रख लेते हैं, चलो कोई बात नहीं है, थोड़ा पानी रख दिया, इसका हाइट है h1 और इसका हाइट हमने ले लिया h2। इनके हाइट में डिफरेंस कितना है, तो बोलेंगे इसके हाइट का डिफरेंस h1 माइनस h2 है। तो कह रहा है कि इतना डिफरेंस है, और जो ही इसको आप यहाँ पे इसको खोल दोगे, यानी पानी को इधर की तरफ बहने के लिए दोगे, तो होगा क्या बच्चों कि इधर से इधर की तरफ जो फ्लो ऑफ वाटर है बहुत तेजी से इधर की तरफ भागना चाहेगा। तो जैसे जैसे ये लेवल घटता जाएगा, यानी ये लेवल ऊपर की तरफ बढ़ेगा, तो दोनों के बीच जो ये डिफरेंस है, ये डिफरेंस भी घटता जाएगा, और घटते घटते एक समय ऐसा आ जाएगा, मान लो कि इसका लेयर, पानी का लेयर यहाँ पे, पानी का इसमें जो लेयर है यहाँ आ गया और इसका भी लेयर यहाँ तक आ गया, उस समय h1 और h2 दोनों इक्वल हो जाएगा, तो उन दोनों का डिफरेंस 0 हो जाएगा, यानी हाइट में डिफरेंस हमारा यहाँ 0 हो गया। उस समय पानी इधर की तरफ फ्लो नहीं करेगा। बिल्कुल इसी तरह से हमारे कंडक्टर के लिए होता है। जब किसी कंडक्टर में एक सिरे से दूसरे सिरे तक हम बोलते हैं करंट फ्लो करता है, यानी चार्ज फ्लो करता है, करंट जो फ्लो करता है, इनफैक्ट वो चार्ज का फ्लो होता है। तो मान लो एक सिरा A है और यहाँ से दूसरा सिरा B की तरफ अगर करंट फ्लो करता है, इसका मतलब है ये हाई लेवल होगा और ये लो लेवल होगा, और ये हाई लेवल होगा। हाई लेवल से, जैसे हाई लेवल से पानी किधर की तरफ भागता है, लो लेवल की तरफ, और तब तक भागता है जब तक कि दोनों का लेवल एक समान नहीं हो जाए। बिल्कुल इलेक्ट्रिसिटी में भी यही होता है। तो यहाँ हाई लेवल को हम लोग यहाँ पोटेंशियल कहते हैं, लो लेवल यहाँ लो पोटेंशियल कहते हैं। यानी हाई पोटेंशियल से करंट का फ्लो जो है, यानी चार्ज बह करके इधर की तरफ जाता है, और ये तब तक फ्लो करेगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल इक्वल ना हो जाए। दोनों का पोटेंशियल इक्वल ना हो जाए तब तक ये फ्लो करेगा, और जब इक्वल हो जाएगा तो इनका जो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। इसका मतलब है कि करंट तब तक फ्लो करेगा जब तक दोनों सिरों के बीच में पोटेंशियल में डिफरेंस रहेगा। इसी पे ओम साहब ने अपना एक लॉ दे दिया कि फिजिकल कंडीशन को अगर हम चेंज नहीं करें, तो कह रहा है कि किसी भी कंडक्टर में जो करंट फ्लो करता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका, पोटेंशियल डिफरेंस का। पोटेंशियल डिफरेंस जितना ज्यादा होगा करंट का मैग्नीट्यूड उतना ही ज्यादा होगा। हाइट में डिफरेंस जितना ज्यादा होगा उतना ही तेजी से पानी का फ्लो होगा। जैसे जैसे हाइट का डिफरेंस घटता जाएगा पानी का फ्लो, लिक्विड का फ्लो भी कम होता जाएगा। तो इसको हम लोग इस तरह से दोनों को कंपेयर करके समझ सकते हैं। तो दिस इज अबाउट ओम्स लॉ। ओम साहब का ये लॉ है। इस लॉ को भली भांति हम लोग थोड़ा सा प्रूफ करना चाहेंगे, उसके हिसाब से थोड़ा देखना चाहेंगे। तो मान लिया कि हमारे पास एक कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, दिस इज अ कंडक्टर। इसको थोड़ा सा हम लोग, दिस इज अ कंडक्टर। अब इस कंडक्टर में हमने क्या करा कि इस सिरे को हमने पॉजिटिव टर्मिनल से और इस सिरे को हमने नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया। दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल एंड दिस इज नेगेटिव टर्मिनल। तो ट्रेडिशनली हम लोग ये मानते हैं कि इधर से करंट इधर की तरफ फ्लो करता है, यानी ये करंट इधर फ्लो करता है और इधर से फिर वो सर्किट को कंप्लीट करता है। तो ये हो गया हमारा एक कंडक्टर जिससे होकर के करंट को हम लोग फ्लो कराते हैं। अब इस कंडक्टर में दो सिरा है हमारा, एक सिरा इधर है और एक सिरा इधर है। इन दोनों सिरों के बीच में पोटेंशियल में डिफरेंस होगा। इस पोटेंशियल के डिफरेंस को हम क्या मान लेते हैं, V मान लेते हैं। पोटेंशियल में डिफरेंस जनरली हम लोग कहते हैं जो पॉजिटिव चार्ज डायरेक्शन प्लेट होता है वो हमारा हाई पोटेंशियल माना जाता है और नेगेटिव वाले को लो पोटेंशियल कहते हैं हम लोग।
तो ये हाई पोटेंशियल है हमारा, और इधर की तरफ ये लो पोटेंशियल है। तो पोटेंशियल में हमारा डिफरेंस है। जब तक ये डिफरेंस बना रहेगा, ये चार्ज इधर की तरफ फ्लो, यानी करंट हमारा इस सर्किट में फ्लो करेगा। तो इसी को हम साहब ने कहा कि कंडक्टर में जो हमारा करंट फ्लो करता है, कंडक्टर में जो करंट फ्लो करता है, वो करंट इस पोटेंशियल डिफरेंस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी पोटेंशियल डिफरेंस जितना ज्यादा रखोगे, उतना ही ज्यादा वो करंट भी क्या करेगा, फ्लो करता है। और मैथमेटिकली अगर इसको हम इक्वल करना चाहेंगे तो कुछ कांस्टेंट से यहां मल्टीप्लाई करना होता है, और यहां पे हमने कांस्टेंट r से मल्टीप्लाई करा। तो यहां लिखा, ये जो r है, इस r को हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, प्रोपोर्शनलिटी नोन एज, इसी का नाम है रेजिस्टेंस, नोन एज रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। इस कंडक्टर में करंट के बहने में एक बाधा होता है, उसी को हम लोग रेजिस्टेंस कहते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। इस रेजिस्टेंस के बारे में थोड़ा डिटेल करेंगे आगे हम लोग। अभी सिंपली इस लॉ का जो डेफिनेशन है उसके हिसाब से इसको हम लोगों ने डिजाइन करा। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस कांस्टेंट हो गया R हमारा। अब इस R का वैल्यू अगर हम लोग निकालना चाहें तो R का वैल्यू क्या निकल जाएगा हमारा, तो R का वैल्यू यहाँ हो जाएगा, तो V इक्वल टू क्या आया, IR। तो V अपॉन I अगर कर देंगे तो इक्वल टू R हो जाएगा, यानी रेजिस्टेंस का वैल्यू जो है वो V अपॉन I हो गया। ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे एक रिलेशन इस्टेब्लिश हो गया, यानी वोल्टेज, यानी जिसको हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, करंट यानी जो सर्किट में या कंडक्टर में फ्लो करता है, और पोटेंशियल डिफरेंस जो दोनों सिरों में कंडक्टर के पोटेंशियल का डिफरेंस है, उसको हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। अब इसमें कितना पोटेंशियल है, उधर कितना है, दोनों में जो डिफरेंस होगा उसी डिफरेंस को हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस भी कहते हैं। जब तक ये बच्चों ये V बना रहेगा, आपके सर्किट में कंडक्टर में करंट का प्रवाह, उसका फ्लो बना रहेगा। जो ही वो डिफरेंस खत्म हो जाएगा, यानी डिफरेंस जीरो हो जाएगा, करंट का फ्लो यानी चार्ज का बहना भी बंद हो जाएगा। तो इसका मतलब है, इस रिलेशन को हम लोग थोड़ा सा कुछ इस तरह से याद रखने के लिए डिजाइन कर देते हैं। ये हो गया, और यहाँ पे एक लाइन दे करके यहाँ एक लाइन दे देते हैं। यहाँ लिख दिया हमने V, और यहाँ लिख दिया I, और यहाँ लिख दिया R। तो अगर हम इसको देखेंगे तो कुछ इस तरह से इसको हम लोग याद रखेंगे कि V इक्वल टू अगर लिखना है तो I इंटू R होगा, नीचे दोनों मल्टीप्लाई है। और अगर हमें I लिखना है, I, तो V अपॉन R करना है, V अपॉन R, V अपॉन R। और अगर हमें R करना है तो R बराबर हो जाएगा V अपॉन I, तो V अपॉन I। तो इस रिलेशन को समझने के लिए इस ट्रायंगल का इस्तेमाल करते हैं, VIR। ठीक है, तो ये आपके ओम्स लॉ का बच्चों बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल लॉ है, जिसको ओम्स लॉ के नाम से जाने जाते हैं। लेकिन ओम्स लॉ के काफी डेप्थ में हमें जाना पड़ेगा। उसको बोलते हैं ओम्स लॉ फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। थोड़ा सा कंडक्टर के हर चीजों को देखते हुए हम लोग सारी चीजों पे हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि अगर ये पोटेंशियल डिफरेंस है, करंट है, रेजिस्टेंस है, तो ये सारा चीज एक दूसरे से रिलेटेड है। उन्होंने अपना एक डेफिनेशन दे दिया लॉ के फॉर्म में। अब जो यहाँ हमने कांस्टेंट, जिसको हम लोग रेजिस्टेंस कहते हैं, वो वैल्यू कैसा होता है और वो किन किन चीजों पे डिपेंड करता है, यहाँ से हम लोग इस चीज को नहीं निकाल सकते हैं। तो अगर हम यहाँ बोले रेजिस्टेंस के बारे में कि ऑल्दो रेजिस्टेंस का वैल्यू हमने क्या लिखा, V अपॉन I, ऐसा लगता है कि V और I का वैल्यू अगर चेंज हो जाए, यानी V और I का वैल्यू अगर हम अलग अलग रखेंगे तो R का वैल्यू डिफरेंट मिलेगा। ऐसा नहीं है, बिल्कुल अद्भुत है। R जो है डिपेंड नहीं करता है, डज नॉट डिपेंड अपॉन करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस। करंट और पोटेंशियल डिफरेंस पे ये डिपेंड नहीं करता है, ये नहीं करता है। तो सिंपली तो यही समझ में आ रहा था कि अगर पोटेंशियल का वैल्यू कुछ करें और करंट कुछ हो तो ये वैल्यू हम देखेंगे सॉल्व करके, R का वैल्यू मिल जाएगा। अगर इसको चेंज कर दिया तो R भी चेंज हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। R का वैल्यू इन दोनों में से किसी पर डिपेंड नहीं करता है।
तो अब इसको समझने के लिए हम लोग ओम्स का जो लॉ है वो फर्स्ट प्रिंसिपल से हम लोग इसको निकालने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग आगे देखते हैं ओम्स लॉ फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। ओम्स लॉ फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल, फर्स्ट प्रिंसिपल से ओम्स का लॉ को हम लोग डिराइव करेंगे। लेट अस सपोज हमारे पास एक कंडक्टर है, दिस इज अ कंडक्टर, और इस कंडक्टर का लंबाई दिया हुआ L और ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका कुछ मान लिया। मान लेते हैं लेट लेंथ ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर का जो लेंथ है वो हमने L ले लिया। उसके बाद दोनों सिरों का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उसको हमने A ले लिया। अब इसको हमने क्या करा, एक इलेक्ट्रिक सर्किट से इसको कनेक्ट करते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट से इसको कनेक्ट करते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल, यानी दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव एंड। अब इसमें होगा क्या बच्चों, इसके अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स है उस इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स लगेगा और ये पॉजिटिव प्लेट पॉजिटिव एंड उन सारे इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ वो खींचेगा। और जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रभाव में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर की तरफ होगा, इधर की तरफ होगा, पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की ओर होता है। और ये हमने जब कनेक्ट किया तो इन दोनों सिरों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा और वो पोटेंशियल में डिफरेंस हमने यहाँ पे भी मान लिया। अब ये इलेक्ट्रॉन पर जब ये फोर्स लगेगा इधर की तरफ आएगा, और इलेक्ट्रॉन जब इधर की तरफ आएगा, जिस गति से आएगा, जिस वेलोसिटी से आएगा, उसको हम लोग पढ़ चुके हैं बच्चों। इससे पहले वाले अपने क्लासेस को अगर देखा होगा तो उसको जरूर देखो, क्योंकि बच्चों इसमें जितने भी मैं अपलोड कर रहा हूँ ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। आप हमारे इलेक्ट्रिसिटी से शुरू से जितने भी सारी चीज़ें हैं, अगर आप सबको देख पा रहे हो, देख रहे हो, तो आपको हर अगला क्लास आपको समझ में भी आएगा, बहुत अच्छा भी लगेगा, साथ साथ में आप नोट्स भी बना सकते हो। और इससे भी बढ़ के मैं ये कहूँगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अगर आपने इग्नोर किया तो उसको भी ज़रूर देखो, क्योंकि बहुत सारा रेफरेंस हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी लेते हैं। जैसे यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस की बात करेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे, तो ये सारी चीज़ें हमको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से आया हुआ है। तो बच्चों उसको भी देखना चाहिए, उसको भी देखो, सो दैट कि आपका जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, कहीं भी कोई चीज़ छिपा हुआ नहीं रहना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें देखोगे तो ये सारा कॉन्सेप्ट आपको हलवा की तरह से समझ में आ जाएगा। तो ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है हमने क्या मान लिया, उसका A मान लिया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इस्टेब्लिश जो किया हमने कितना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस्टेब्लिश हुआ है E, और पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड्स, दोनों सिरों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस हमारा V है। उसके बाद हम लोग कुछ चीज इसमें अंडरस्टूड लेते हैं। अंडरस्टूड का मतलब है इसके अंदर पर यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहते हैं, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमने ले लिया n, स्मॉल n। तो ये ऑलरेडी ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपने देखा होगा बच्चों, तो वहां पे ये आपको नजर आएगा। चाहो तो इसको पॉज करके आप लिख सकते हो, ठीक है। अब जब ये इलेक्ट्रॉन, मैंने कहा था कि जब ये इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगता है और इधर की तरफ वो आकर्षित होता है, तो नॉर्मली होता क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन जो ही आगे बढ़ता है उसके रास्ते में बहुत जगह बाधा होगा। बाधा का मतलब है कि ये हमारा सॉलिड कंडक्टर है, तो जो ही इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम का अपने एटम को छोड़ के आगे बढ़ता है तो वह एटम उस जगह से खिसकता नहीं है, बल्कि वो अपने लैटिस में, अपने साइट में, अपनी जगह में वो फिक्स रहता है। और जब इलेक्ट्रॉन उससे वहां निकल के बाहर जाएगा तो उस एटम के ऊपर, मेटल के एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो ये इलेक्ट्रॉन जब आगे आएगा तो वो कैटायन यानी पॉजिटिव चार्ज वाले जो भी लैटिस में, उससे वो ठोकर करेगा, कोलाइड करेगा। कोलाइड करने के बाद रुकेगा, फिर कुछ देर के बाद चूंकि ये कंटिन्यूअसली ये फोर्स उस पर लग रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से, तो कंटिन्यूअसली इलेक्ट्रॉन आकर्षित होता जाएगा। तो कहने का मतलब है हर कोलिजन के बाद, हर ठोकर के बाद, हर टक्कर के बाद इलेक्ट्रॉन फिर नए सिरे से अपने वेलोसिटी जनरेट करता है,
फिर आगे की तरफ बढ़ता है, फिर ठोकर आता है। तो कहा जाता है कि बिटवीन टू कॉलिजन, दो ठोकर के बीच उसको चलने में जो समय लगता है उसका नाम है रिलैक्सेशन टाइम। तो अब मान लो इस छोर से इस छोर में इलेक्ट्रॉन को पहुंचने के लिए जो उसका अलग अलग जगह में अलग अलग टाइमिंग का बात हो सकता है, कहीं ठोकर बहुत जल्दी लग जाएगा, कहीं नहीं लगेगा, कहीं इलेक्ट्रॉन से ठोकर लगेगा। तो ये जितने भी टाइम्स है बिटवीन टू ठोकर, बिटवीन टू कॉलिजन, दो कॉलिजन के बीच जो उनका टाइमिंग है बच्चों, उस टाइम को रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। और ये सारे टाइम को हम निकालते हैं जिसको हम लोग कहते हैं एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। इसको हमने टॉ लिया, ये ग्रीक लेटर है टॉ। तो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम हमने टॉ ले लिया। और अब इसके लिए हम लोगों ने करंट का एक रिलेशन पढ़ा है ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ। तो उस रिलेशन से अगर हम लोग देखेंगे तो करंट का वैल्यू जो होता है वो NeAVD होता है। यहाँ पे N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, यानी उस कंडक्टर के प्रति इकाई आयतन में कितना इलेक्ट्रॉन्स है उसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहते हैं। और E यहाँ जो है इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है जिसको हम लोग 1.6 10⁻⁻19 कूलम कहते हैं। और ये जो A है इस कंडक्टर का, इस दोनों एंड्स का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। और VD है जब इलेक्ट्रॉन को वो अपनी तरफ आकर्षित करता है और वो जिस वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ बढ़ता है उस वेलोसिटी को हम लोग नाम देते हैं VD या ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट के बीच का यहाँ पे रिलेशन है। और थोड़ा सा अगर चलेंगे आगे हम लोग, एक रिलेशन हम लोगों ने और इस्टेब्लिश करा है। VD का वैल्यू होता है EE τ/m। यहाँ पे E क्या है, 1 सेकेंड इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। और ये E हमने जो बैटरी लगाया है इन्हें दोनों सिरों में इलेक्ट्रिक फील्ड इस्टेब्लिश करा है वो। और ये रिलैक्सेशन टाइम है एवरेज। और ये M जो है इलेक्ट्रॉन का मास है। अब इन सबको अगर देखें थोड़ा सा मिला करके यहाँ पे, तो ये हो जाएगा NE² A τ/m और मल्टीप्लाइड यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को थोड़ा सा हमने बाहर रखा, इलेक्ट्रिक फील्ड को थोड़ा सा बाहर करा। तो NE² A τ/m। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, देखो होता क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्टेंस और वोल्टेज के साथ एक रिलेशन इस्टेब्लिश है। दोनों सिरों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V और लेंथ अगर दोनों सिरों के बीच में हमारा L है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है यहाँ पे ये होता है पोटेंशियल डिफरेंस यानी V/डिस्टेंस यानी L। तो हम इस E के वैल्यू को हम लिख सकते हैं V/L। तो ये हो गया हमारा V/L। अब यहाँ वैल्यूज को अगर हम लोग देखें बच्चों, तो इधर की तरफ हमारा करंट है और इधर की तरफ ये वोल्टेज है। इस वोल्टेज को अगर हम इधर कर लेते हैं, इस वोल्टेज को अगर हम इधर पार कर लें, तो दिस इज करंट अपॉन वोल्टेज। अब हमारे पास यहाँ रह जाएगा NE² A τ/ml। अब इसको अगर रिवर्स कर दें, रिवर्स का मतलब पलट दें, V/I कर दो तो ये भी रिवर्स हो जाएगा ml/NE² A τ। तो ये वैल्यू आया हमारा, रिलेशन आया किससे, जब उसको हम लोगों ने बिल्कुल बेसिक में चले गए। यानी कंडक्टर के अंदर मोबाइल इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है, कौन सा कंडक्टर हमने लिया है, उसमें कितना फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, तो ये सारी चीजें इसमें डिपेंड करता है। और हम लोगों ने अभी ओम्स लॉ को जब डिफाइन किया था नॉर्मली, तो इसको हम लोगों ने R कहा था। इसको हम लोगों ने क्या कहा था बच्चों, R कहा था। चूंकि V = हम लोगों ने क्या लिखा था, IR। तो V/I अगर कर देंगे तो ओम्स लॉ के हिसाब से ये वैल्यू क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। तो इस वैल्यू को हम यहाँ R लिख देते हैं। उसके बाद यहाँ पे कुछ वैल्यू ऐसा है जो फिक्स है, उसको अलग कर लेते हैं, NE² τ। और यहाँ पे L/A कर दिया। देखो बच्चों इसमें होता क्या है, ये क्वांटिटी किसी हद तक हमारा कांस्टेंट माना जाएगा, क्योंकि यहाँ M जो है वो हमारा इलेक्ट्रॉन का मास होता है जो बदलता नहीं है। M जो इलेक्ट्रॉन का मास है 9.1 10⁻³
-31 kg होता है, फिक्स है। अब हमने जो मेटल का कंडक्टर लिया, भले उसकी लंबाई को, उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को हम चेंज कर दें, लेकिन जब तक वही मेटल हमारा रहेगा उसमें जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है वो चेंज नहीं होने वाला है। तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी हमारा चेंज नहीं होगा, ये भी फिक्स है। और सो फार एज हमारा ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज ये भी नहीं बदलता, 1.6 10 -19 कूलम। और रह गया हमारा यहाँ पे टॉ, जिसको हम लोग रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं या एवरेज रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। ये चीज भी हमारा फिक्स होगा। क्यों? क्योंकि हमने शुरू में कहा है कि फिजिकल कंडीशन को इसका चेंज नहीं करना है। तो फिजिकल कंडीशन में हमारा टेम्परेचर भी आ जाता है बच्चों। फिजिकल कंडीशन में हमारा टेम्परेचर भी आ जाता है। अगर हम टेम्परेचर को अगर हम चेंज करेंगे तो उसका थर्मल वेलोसिटी बदल जाएगा, थर्मल स्पीड जो है उसका बढ़ जाएगा। जो हमने थर्मल स्पीड में ये बात करा था। तो अगर टेम्परेचर को हमने फिक्स रखा है तो रिलैक्सेशन टाइम हमारा चेंज नहीं करेगा। तो अगर फिजिकल स्टेट नहीं बदला और कंडक्टर जिस मेटल का लिया हमने उसको नहीं बदला, तो ये क्वांटिटी हमारा कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये जो है m/ne² टॉ, m/ne² टॉ, ये हमारा कांस्टेंट होगा। और इसको रो से डिनोट करते हैं, ग्रीक लेटर, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। आगे चल के इस पर भी डिस्कस करेंगे। इसका नाम है नोन एज रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी इसका नाम है। आगे चल के इस पर डिस्कस करेंगे कि रेजिस्टिविटी क्या है। तो अब इन सबको अगर यहाँ पे एक जगह फ्रेश कर दें तो इसको हमने क्या कहा, रो L/A, यानी रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला हमें प्राप्त हो गया ओहम्स लॉ से, और ये हुआ रो इंटू L/A। अब इस वैल्यू को देखते हुए कुछ चीजें हम लोगों को समझ में आ रहा है, जिसको हम NB में बता दे रहे हैं। अब अगर हम बोलेंगे कि रेजिस्टेंस का वैल्यू किन किन पर डिपेंड करेगा, तो यहां हम लोग बता पाएंगे। लेकिन जब हमने V = IR बनाया था और R = हमने कहा V/I है, तो हमने कहा था कि R का वैल्यू ना इस पर डिपेंड है ना इस पर डिपेंड है, किसी पर डिपेंड नहीं है। तो फिर R का वैल्यू किस पर डिपेंड है, यहां समझ में आ जाएगा R का वैल्यू किस पर डिपेंड है। तो अगर इसका लेंथ को बढ़ाया जाए, लेंथ को अगर इंक्रीज किया जाए, तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज कर जाएगा, पहली बात। दूसरा है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को अगर डिक्रीज करोगे तो रेजिस्टेंस का वैल्यू इंक्रीज करेगा, चूंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये घटने से ये वैल्यू बढ़ेगा और ये बढ़ने से ये वैल्यू घटेगा। तो रेजिस्टेंस का, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को हमने घटा दिया, इसको घटा देंगे यानी डिक्रीज करेंगे तो ये R का वैल्यू इंक्रीज कर जाएगा। ये दो चीज तो हम लोग को साफ समझ में आ रहा है। उसके बाद हम लोग को देखना है फाइनली जो हमने रेजिस्टेंस का वैल्यू रखा यहाँ पे, थोड़ा सा इसको हम लोग क्लैरिटी के साथ लिख लेते हैं। R का वैल्यू है हमारा m/, यहां से Ne² टॉ, और ये हो गया L/A। देखो बच्चों, हमने L और A के बारे में तो बता दिया कि L से वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ऊपर में है, ये नीचे है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। रही बात अब यहाँ पे कौन सब चीज और वेरी कर सकता है, उसको भी देख लेते हैं। जैसे हम कोई भी मेटल ले लें, इलेक्ट्रॉन उसके अंदर होगा, इलेक्ट्रॉन का मास सब मेटल में सेम होगा, इस पर तो बात करना ही नहीं है। इलेक्ट्रॉन के चार्ज की बात करें अगर हम, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज चाहे जो मेटल ले लो, इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो फिक्स है, वो भी नहीं बदलने वाला है। अब रह गया ये दो अलग अलग क्वांटिटी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। अगर हमने मेटल का मटेरियल चेंज कर दिया, कंडक्टर हमने कहा कि हमने एल्युमिनियम का ले लिया या कॉपर का ले लिया या सिल्वर ले लिया, गोल्ड ले लिया, तो अगर हम मेटल विशेष को चेंज करेंगे ना, तो उसके लिए हमारा N का वैल्यू चेंज हो जाएगा, N का वैल्यू
चेंज होगा वो डिपेंड करता है कि आपने कौन सा मेटल लिया है और उस मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम कितना है, क्योंकि हर एक मेटल का अलग अलग होगा। तो जब अलग अलग होगा तो मेटल की जो प्रकृति है, नेचर है मेटल का, उस पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। तो बोलेंगे आर जो है, आर डिपेंड करता है किस पर, तो यहां लिखेंगे आर डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ मटेरियल, किस मटेरियल का बना है उसके नेचर पे, मटेरियल ऑफ कंडक्टर। ये भी समझ में आ गया हम लोगों का। दूसरा और उसके बाद नेक्स्ट हमारा ये रह गया टॉ। देखो बच्चों, ये टॉ जो है रिलैक्सेशन टाइम है। रिलैक्सेशन टाइम तब तक हमारा किसी कंडक्टर के लिए फिक्स होगा जब उसके टेम्परेचर को आप फिक्स रखोगे। अगर टेम्परेचर को आपने बढ़ा दिया तब ये क्या हो सकता है, थोड़ा सा हम लोग इसको देखते हैं। टेम्परेचर अगर बढ़ा देंगे तब क्या हो जाएगा, तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या मामला आ सकता है। देखो ये हमारा इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन हमारा थर्मल स्पीड से चलता है। एक तो हमारा थर्मल वेलोसिटी है VTH, और जब ये फोर्स लगता है और इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट वो चलने लगता है, जब इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगता है उस समय जो वेलोसिटी से चलता है उसको हम लोग कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जिसको VD कहते हैं। तो बच्चों होता क्या, VD का वैल्यू हम लोगों ने निकाला है, VD का वैल्यू हम लोगों ने निकाला है, इसको E टॉ अपॉन M कहते हैं, E टॉ अपॉन M। VD का वैल्यू हम लोगों ने निकाला है, बिल्कुल VD का वैल्यू ड्रिफ्ट वेलोसिटी E टॉ अपॉन M। तो E टॉ अपॉन M है। तो इसमें होगा क्या, देखो यहां पे इसमें क्या होगा, जब आप टेम्परेचर बढ़ा दोगे, जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे बच्चों, तो ये जो टेम्परेचर T लेते हैं, जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो ये जो टॉ है वो डिक्रीज करेगा। कैसे करेगा, जब आप टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो इलेक्ट्रॉन के जो भागने का जो रेट है वो बढ़ जाएगा। इलेक्ट्रॉन का जो काइनेटिक एनर्जी है बच्चों वो बढ़ जाएगा। काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब अगर टेम्परेचर को बढ़ाने से अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा तो जल्दी जल्दी आगे बढ़ेगा। हमने कहा कि दो ठोकर के बीच चलने में जो उसको समय लगता है उसका नाम है रिलैक्सेशन टाइम। अगर वो फास्ट चलता है तो ऑब्वियसली दो ठोकर के बीच उनकी समय टाइमिंग जो है वो कम हो जाएगा। इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, काइनेटिक एनर्जी बढ़ा रहे हो, यानी उसको फास्ट चलने के लिए मजबूर कर रहे हो। फास्ट चलेगा, दो ठोकर के बीच का जो रिलैक्सेशन टाइम है वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। टेम्परेचर बढ़ाने से आपका रिलैक्सेशन टाइम घट जाएगा। और अगर ये घटता है तो ये जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है VD का, तो ये VD भी हमारा क्या हो जाएगा, घट जाएगा। VD क्या हो जाएगा, घट जाएगा। टेम्परेचर इंक्रीज करने से रिलैक्सेशन टाइम घटेगा और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का वैल्यू भी घटेगा। केवल थर्मल स्पीड की बात करते हैं तो थर्मल वेलोसिटी उसका बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ देख लिया कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से रिलैक्सेशन टाइम हमारा डिक्रीज करेगा। अगर हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया, टेम्परेचर अगर हमने इंक्रीज करा तो ये हमारा क्या करेगा, डिक्रीज कर जाएगा। और ये डिक्रीज करने का मतलब है ये रेजिस्टेंस के साथ वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बच्चों। इनवर्सली का मतलब है अगर ये डिक्रीज करा तो ये इंक्रीज कर जाएगा, तो रेजिस्टेंस हमारा इंक्रीज कर जाएगा। यानी अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें कंडक्टर का तो उसका रेजिस्टेंस फाइनली हमारा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो अगर यहाँ बात करें रेजिस्टेंस का कंडक्टर का, तो कोई भी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है बच्चों, ये सारी चीजें आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि अगर लेंथ बढ़ा दें तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को अगर घटा दें तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, अगर बढ़ा दें तो ये घट जाएगा।
रेजिस्टेंस डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर पर, चूंकि अलग अलग मटेरियल में अलग अलग डिफरेंट टाइप के मटेरियल में जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम है वो डिफरेंट होता है। तो इस लिहाज से हमारा इसके क्या कहते हैं मटेरियल का जो नेचर है उस नेचर पर भी हमारा डिपेंड करता है। और फाइनली हमारा आया टेम्परेचर अगर बढ़ा दें बच्चों तो रेजिस्टेंस का वैल्यू बढ़ जाएगा। देखो टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। तो यहां से हम लोगों ने रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला डिजाइन करा और रेजिस्टेंस किन किन चीजों पे डिपेंड करता है उस पर भी हम लोगों ने डिस्कस करा। तो थोड़ा सा यहाँ पे रेजिस्टेंस से रिलेटेड एक चीज और देख लेते हैं। यहाँ पे ओम्स लॉ में एक चीज हम लोग इस्तेमाल करते हैं VI कैरेक्टरिस्टिक्स। इसको मैं NB में बता दूं, VI कैरेक्टरिस्टिक्स। अब ये VI कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है उसको देखते हैं। अभी हम लोगों ने देखा कि V = IR होता है। अगर हम R की बात करें तो V/I हो जाएगा, V/I हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे एक ग्राफ प्लॉट करते हैं। एक ग्राफ ले लेते हैं, इधर की तरफ हमने V ले लिया और इधर की तरफ हमने I ले लिया। अब मान लो इन दोनों का हमने एक ग्राफ प्लॉट करा, V और I का हमने क्या करा, एक ग्राफ प्लॉट करा। मान लो हमारे पास दो तरह का ग्राफ आया, एक ग्राफ आया कुछ इस तरह का और दूसरा ग्राफ आया हमारा कुछ इस तरह का। दो ग्राफ हमने प्लॉट करा, चूंकि ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो इस तरह से ग्राफ प्लॉट करा। अब जो ये ग्राफ प्लॉट करा, एक ग्राफ हमारा मान लिया A है, दूसरा हमारा O से A और एक O से B है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि इन दोनों ग्राफ में इसका स्लोप मान लेते हैं ये अल्फा है और इसका स्लोप यानी एंगल जो है बीटा है। अब यहाँ पे कह रहा है इस ग्राफ में जिसका स्लोप ज्यादा होगा यानी जिसका एंगल ज्यादा होगा, स्लोप का मतलब 10 ऑफ दिस एंगल होता है। तो हम लोग एंगल को भी स्लोप लेते हैं जनरली डायरेक्शन के शक्ल में। तो जिसका एंगल यहाँ ज्यादा होगा यानी स्लोप ज्यादा होगा यानी 10 ऑफ एंगल ज्यादा होगा, मोर स्लोप मोर रेजिस्टेंस, लेस स्लोप लेस रेजिस्टेंस। अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये जो हमारा ग्राफ है वो भी इसका स्लोप यानी एंगल ज्यादा है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि स्लोप ऑफ B इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ A के स्लोप से B का स्लोप ज्यादा है। इसका मतलब है कि रेजिस्टेंस ऑफ B इज ग्रेटर देन रेजिस्टेंस ऑफ A। तो कभी कभी स्लोप से हम लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में दे दिया जाता है और बोलता है कि इनमें से किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। तो ये तो हमने ग्राफ के साथ में ये चीज को बोल दिया कि जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। तो इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल अप्रोच में हम देखना चाहते हैं। मान लिया कि हमने इसको प्रैक्टिकल अप्रोच देने की कोशिश करा, तो प्रैक्टिकल अप्रोच देने की कोशिश करा तो हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं कि ये जो हमारा पॉइंट B है, कौन सा पॉइंट है, पॉइंट B। ये पॉइंट B से यहां परपेंडिकुलर डालते हैं। मान लेते हैं ये डिस्टेंस हमारा 1 है और ये डिस्टेंस मान लेते हैं 4 है। तो ये पॉइंट हो गया 1 4 और यहां से भी परपेंडिकुलर डालते हैं, लाइकली टू बी डबल है। तो ये डिस्टेंस को हमने 2 मान लिया और ये लगभग इसका हाफ में आ रहा है हाइट से। तो अगर 4 लिया तो इसको हमने 2 कर दिया हाफ। एक तो आइडिया से हमने ग्राफ प्लॉट कर लिया। अब अगर हम रेजिस्टेंस फॉर A कहेंगे, A का अगर रेजिस्टेंस निकाला इस ग्राफ के लिए रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होता है, V अपॉन I। V हमारा कितना है इसका, देखो इधर की तरफ जो वैल्यू होता है वर्टिकल की तरफ, इधर की तरफ हमारा V है पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ हमारा 4 है और अपॉन I इधर की तरफ I का वैल्यू हमने क्या लिया, इसका 1 लिया है।
तो ये 1 है, तो ये वैल्यू क्या आ गया हमारा 4 आ गया। उसके बाद अगर हम b की बात करें तो इसके लिए भी v अपॉन आई है। तो अब यहाँ पे इसका v की बात करेंगे तो v वर्टिकल डिस्टेंस की तरफ v है हमारा इधर, और v है इसका 2। और अगर इसके i की बात करेंगे तो i ज्यादा है, तो मान लिया हमने इसको 2 ले लिया है तो 1 आ गया। अब देख रहे हो कि a का हम लोगों ने नाम गलत रख दिया इसको, एक्चुअली वो b का है बच्चों और ये a का है। तो b का हम लोगों ने जो स्लोप देखा यानी एंगल देखा वो ज्यादा स्लोप में है, ज्यादा वो इंक्लाइन इसमें है, तो इसका रेजिस्टेंस ज्यादा हुआ। और a का स्लोप हमने कम देखा तो इसका रेजिस्टेंस का वैल्यू कम हुआ। तो ग्राफ देख करके आप बता सकते हो कि जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, जिसका कम होगा उसका रेजिस्टेंस कम होगा। तो ये तो रेजिस्टेंस का बारे में हुआ, यानी ओम्स लॉ का VI कैरेक्टरिस्टिक्स। उसके बाद एक चीज हम लोग करते हैं यहाँ पे, ये जो हम लोगों ने रेजिस्टेंस की बात करा, R की बात करा, तो इस R का SI यूनिट क्या होता है? SI यूनिट, SI यूनिट हम लोग जो है ओम साहब के नाम से लेते हैं, ओम लिखते हैं, और सिंबल में हम लोग ये ओमेगा, ग्रीक लेटर है ओमेगा है, उसका हम लोग यूज करते हैं, ये ओम होता है। अगर हमने यहाँ पे ओम का वैल्यू निकालने की कोशिश करा तो हम लोग फिर चलते हैं, V इक्वल टू आई आर होता है। अगर हम R की बात करेंगे तो V अपॉन आई हो जाएगा। अब अगर इसको हमने 1 ओम कहा इस रेजिस्टेंस को, तो ये जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है बच्चों, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस हमारा हो जाएगा 1 वोल्ट, और करंट हमारा हो जाएगा 1 एम्पियर। तो अगर हम इस दोनों को मिला के देखें तो 1 ओम इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन 1 यानी वोल्ट एम्पियर इनवर्स। तो 1 ओम हो गया, ओमेगा हो गया 1 वोल्ट एम्पियर इनवर्स। अब रही बात रेजिस्टेंस के बारे में, और भी थोड़ी सी डिटेल हम लोग को करना है, वो हमारा अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में आने वाला है। आज हमारा फोकस मेनली ओम्स लॉ तक हमको रेस्ट्रिक्ट करना था, ओम्स लॉ के बारे में बताना था, क्योंकि ओम्स लॉ का जब हमने बेसिक्स में चला, जब उसके कंसेप्चुअल क्या कहते हैं उसके वैल्यूज को हम लोग निकालने की बात अगर हमने करा, बिल्कुल कंसेप्चुअली उसके अंदर तक जाने की बात करा कि उसमें इलेक्ट्रॉन्स है, उसमें फोर्स लगता है, इलेक्ट्रॉन्स का वेलोसिटी होता है, डीप वेलोसिटी होता है, रिलैक्सेशन टाइम होता है। जब इन सारे बातों को हम लोग डिटेल से जानने की कोशिश करा तो ओम्स लॉ हमारा बिल्कुल क्लियर हो गया, और वहां पे एक रिलेशन हम लोग को इत्तेफाक से मिल गया, R इक्वल टू रो L अपॉन A। अब इस पर थोड़ी सी मजीद जानकारी और भी आगे लेंगे। इसमें हमारा जो एक और कांस्टेंट बीच में आ गया जिसको हम लोग रो कहते हैं, नाम देते हैं रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, इसके बारे में भी आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप दो हमें इजाज़त, आप हमारे साथ इस तरह से बने रहें, आप इससे फ़ायदा लेते रहें। बेहतर होगा कि जब आप बैठो पेन एंड पेपर लेके बैठो, साथ साथ आप इसको नोट्स भी कर सकते हो, और अगर कहीं आपको डाउट कहीं नज़र आता होगा तो आप स्पेशल इसमें जा कर के हमारे टीम के साथ आप जाके कांटेक्ट में आ सकते हो और वहाँ से आप डाउट क्लियर कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल, कीप इट अप।